सावरकर पर दिए राहुल गांधी के बयान पर सियासत गर्माती जा रही है। खबर है कि महाराष्ट्र के वजीर आला और शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने एतराज जताया और कांग्रेस के आला कमान से इस मामले में वो बात कर सकते हैं। वहीं शिवसेना लीडर संजय राउत ने भी ट्वीट करके सावरकर की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस की यही कोशिश रहती है कि संघ परिवार को बदनाम किया जाए। इंद्रेश ने कहा कि गांधी जी के कांग्रेस और आज के इस कांग्रेस में काफी फर्क है। इंद्रेश कुमार से हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी। सर, राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, कह रहे हैं कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है, मैं माफी नहीं मांगता। ऐसा है कि राहुल ने अपने आप को गांधी कहना या सावरकर से जोड़ना, इससे बड़ा कुछ भी हास्यास्पद नहीं हो सकता है। उसके अंदर इन दोनों में से किसी की ना क्वालिटी थी, ना है और ना कोई आगे संभावना है। वह देश के अंदर महापुरुषों के अपमान करने का रास्ता उसने ले लिया है और इसलिए अपमान 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 गांधी की कांग्रेस ने वो रास्ता ले लिया है जो गांधी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आने वाला समय कांग्रेस के इन नेताओं और दल को कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा है, उनके टारगेट करने से राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का आंदोलन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना कभी बदनाम हो सका है, ना वो कभी कर सकेंगे, क्योंकि संघ गंगा की तरह एक निर्मल और पवित्र सूर्य के समान प्रकाशवान संगठन है। इसलिए वह लाख जोर भी लगा लें, ना वो संघ को बदनाम कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। देश की और विश्व की जनता अब बहुत सावधान है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ पवन गौर, नेटवर्क 3, दिल्ली। मुंबई में शिवसेना कारकुनान ने राहुल गांधी के बयान के खिलाफ एहतजाज किया और राहुल गांधी का पुतला नजर आतिश किया। शिवसेना के कारकुनान ने कहा कि राहुल 1000 साल जन्म लेने के बावजूद सावरकर नहीं बन सकते। हमारे जो देश के अपने आप को बहुत बड़े नेता समझने वाले राहुल जी है, वो सावरकर जी का अपमान कर रहे, बोलते मैं राहुल सावरकर नहीं हो सकता। अरे राहुल जी, आप राहुल सावरकर क्या बनोगे? आप 1000 साल भी जन्म लोगे तो भी सावरकर जी नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपकी वो औकात नहीं है। सेंटिनरी शिप में यहाँ पर छुट्टियां मना रहे थे, तब खुद इनके पिताजी राजीव जी खुद आके सावरकर जी को नमन करके गए थे, ये भूल गए। और इंदिरा जी ने खुद सावरकर जी के नाम पर डाक टिकट जारी किया था। जिस देश में रहते हैं, जिस देश के लिए उन्होंने स्वातंत्र के लिए क्या क्या किया है, और उनका नाम गलत ये कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको शोभा नहीं देता है इतना बड़ा नेता होके। इसमें अधिकार नहीं उनको हिंदुस्तान में रहने का अभी। और इस दौरान मायावती ने एक ट्वीट किया है, शिवसेना अपने एजेंडे पर अभी भी कायम। शहरी तरमीमी बिल पर शिवसेना ने दिया सरकार का साथ, फिर भी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ। कांग्रेस का दोहरा चेहरा आया सामने, कांग्रेस को तस्वीर साफ करनी चाहिए। तो एक बार फिर बता दें कि मायावती ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि शिवसेना अपने एजेंडे पर अभी भी कायम है। शहरियत तरमीमी बिल पर शिवसेना ने सरकार का साथ दिया है, फिर भी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। कांग्रेस का दोहरा चेहरा यहां पर सामने आया है। कांग्रेस को अब तस्वीर साफ करनी चाहिए। बिहार के गया में मिर्जा गालिब कॉलेज के पास बीजेपी महिला मोर्चा की रियासती नायब सदर शोभा सिन्हा की कार पर हमला हुआ है। शोभा सिन्हा का कहना है कि बदमाशों ने वजीर आजम के खिलाफ नारे लगाए और कार पर हमला कर दिया। हमला करने वाले लोग कौन थे और क्यों हमला किया गया, इसकी जांच जारी है। कोई आकर के उस तरह अटैक करता है तो मैं घबरा गई, और साथ में हमारे पति और बेटा भी साथ में थे। मैं घबरा गई और इनसे मैं कहने लगी कि यहाँ पे क्या करें, और जितना लोग थे
वहाँ पे काफ़ी संख्या में आकर के मेरी गाड़ी पे आकर के कोई गेट नोचने लगा, खींचने लगा, और कोई झंडा खींचने लगा, कोई पीछे से शीशा पे डंडा बरसाने लगा। तो मैं उसी दरमियान मैं अपने हस्बैंड को मैं बोली कि यहाँ से जितना जल्दी जैसे भी हो, फिर हम लोग अपना जान बचा करके वहाँ से भागे और उन लोग डंडा के एकदम बरसात करते रहे। हम लोग करीब 4 सवा 4 के करीब जा रहे थे और ये मिर्जागाली कॉलेज के पास पेट्रोल पंप है, उसी के बाद जैसे हम लोग पहुँचे तो देखे उधर से भीड़ आ रही है। हम लोग गाड़ी एक साइड में किनारे करके खड़े हो गए। जैसी भीड़ हम लोग के पास नज़दीक आती है, देखे कि भाजपा का झंडा लगा हुआ था, और जैसे झंडा पर उन लोग की नज़र पड़ा और गाड़ी पर टूट पड़े उन लोग और झंडा को नोचने लगे, गेट को मतलब खींचने लगे और नेता के बाहर निकालो, नेता के बाहर निकालो, पूरा चिल्लाने लगे, गाड़ी पर उन लोग मारने लगा। इसी बीच हम लोग सोचे कि अब तो मोमेंट गड़बड़ा रहा है। हम लोग जान बचा के किसी तरह सोचे कि यहाँ से भाग निकले, गाड़ी लेके आगे की ओर बढ़े। पूरा हल्ला उन लोग करने लगा, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, पूरा चिल्लाने लगा, नेता के बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो नेपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। जिला सिंधुपाल चौक में एक बस हादसे का शिकार हो गए, 14 अफराद इसमें हलाक हो गए, 19 के जख्मी होने की इत्तला मिल रही है। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। आपको बात बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। जिला सिंधुपाल चौक में एक बस हादसे का शिकार हो गई है, 14 अफराद हलाक हुए हैं, 19 जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इस्मत रेजी के बाद लड़की को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने मुलजिम चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद से मुलजिम चाचा अपने पूरे अहले खाना के साथ फरार था। चाचा पर इल्जाम है कि वो 2 साल से लड़की की इस्मत रेजी कर रहा था और कल इसने लड़की पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। मुतासरा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। के थाना हुसैनगंज के उबीपुर गांव में हुई घटना, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 306/19 दर्ज किया गया था। इस घटना के नामजद आरोपी मेवालाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चीफ स्वाति मालीवाल की तबीयत बिगड़ने की वजह से इन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। स्वाति मालीवाल बेहोश हो गई थी, जिसके बाद इन्हें LNJP अस्पताल मुंतकिल किया गया। स्वाति मालीवाल गुज़िश्ता 13 रोज से भूख हड़ताल पर है और इस्मत दरी और कत्ल मामले में मुजरिमों को 6 माह के अंदर सजाए मौत देने का मुतालबा कर रही हैं। डॉक्टर्स उनको यही बार बार एडवाइस कर रहे हैं कि अब कंटिन्यू नहीं कर सकते, किडनी डैमेज होने के बहुत ज़्यादा गंभीर चांसेस हैं। तो डॉक्टर्स भी शायद थोड़ी देर और वेट कर रहे हैं, उसके बाद उनको IV लाइन लगाएंगे। तो किस किस्म का बेसिक एश्योरेंस मांग रहे हैं वो अभी सरकार से? नहीं, उनकी जो मांग थी वो यही थी, जो पहले दिन भी बैठी थी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और उनकी मांग यही थी कि भाई देश में एक ऐसा कानून तो हो कि हर रेप केस में 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सज़ा हो। आज आप देख लीजिए, निर्भया के केस में 7 साल हो गए, कल 16 दिसंबर है, उसी केस में आज तक फांसी की सज़ा नहीं हो पाई है। तो अपराधियों के मन में कोई डर ही नहीं है सिस्टम का। तो कोई सिस्टम तो हो हमारे देश में कि हर रेप केस में 6 महीने के अंदर अंदर सज़ा मिल सके। आप देखिए देश में क्या सिचुएशन है, एक तरफ हैदराबाद जैसा केस होता है, उसके बाद आप देखिए उन्नाव में एक लड़की कोर्ट के बाहर जाती है न्याय मांगने, उसको कोर्ट के बाहर जिंदा जला दिया जाता है। राजस्थान में फिर एक लड़की का रेप करके इस तरीके से गला दबाया जाता है कि उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। तो जिस तरीके से रोज अखबारों के हर पन्ने पे बलात्कार के केसेस रहते हैं, हर न्यूज़ चैनल पे हर घंटे में हर एक आप बलात्कार के केसेस, जितने दर्दनाक केसेस सुनते हैं, तो ज़रूरत है कि सरकार इमीडिएट स्टेप ले, उसके लिए वेट कर नहीं सकते। राजस्थान के जैसलमेर में एक आर्मी की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 5 आर्मी जवान जख्मी हुए। जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। यह हादसा जैसलमेर में वाक़ सोनो गांव के करीब पेश आया। बताया जा रहा है कि इलाके में बहुत ज्यादा कोहरा था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। हादसे में जख्मी जवानों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तामीराती जगहों पर मजदूर मां की कमर से लगकर गरीबों के बच्चे बड़े होते हैं। किसानों के साथ खेत में जवान होते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की बुनियाद हैं, मजदूर और किसान हैं। दिल्ली आतिशदगी में हलाक हुए मजदूरों के तनाजुर में पेश रिपोर्ट।
गुज़िश्ता रोज दिल्ली में हुए आतिशज़दगी ने बिहार के 38 मजदूरों को निगल लिया, लेकिन इनसे जुड़े लोग आज भी अपने दर्द को बयां करते हुए छलक पड़ते हैं। किसी के घर में ज़ईफ माँ बाप है तो किसी के घर में नौजवान बीवी और मासूम बच्चा। दोनों भाई कह के किया था घर बनाने के लिए, जो है कह के किया था कि घर बना, अपने दुनिया छोड़ के चले गया। ऐसा मतलब यही जो स्थिति होती है, कब तक लोग जाएंगे और कब तक मर के वापस होंगे, इस पर सरकार अब तक क्या कर पा रही है, हमको अब नहीं लगता है कि इस पर कोई कभी लोग रोक लगा पाएंगे या ये बेरोजगारी दूर हो पाएगी। दिल्ली और दीगर शहरों में मजदूरों के साथ हुए हादसे के बावजूद पेट और भूख से बेबस मजदूर रोजाना बड़े शहरों का रुख करते हैं। सैलाब और कुदरती आफात से परेशान ये मजदूर रोजाना ट्रेनों में बैठकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल खड़े होते हैं, क्योंकि बात है भूख की, बिलखते बच्चों की आहों की और फैमिली के मासूम निगाहों की। जमीन है नहीं और है तो सैलाब जैसे कुदरती आफात इसे निगल लेती है। हालत यह है कि गांव देहात वीरान हो गया है। सारे युवा मजदूर लोग, किसान प्रदेश खटने के लिए चले जाते हैं और गाँव में महिलाएं, बुजुर्ग और वही बच्चे सिर्फ नज़र आ रहे हैं। गांव में वीरानगी छाई हुई है, खेत खलिहान चौपट हो चुका है, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका है, गांवों में रोजगार का टोटा पड़ा हुआ है। पिछले 25-30 वर्षों में एक सुई का कारखाना भी बिहार में स्थापित नहीं हो पाया है। दिल्ली की फैक्ट्री में आतिशज़दगी में इतनी बड़ी तादाद में बिहार के मजदूरों की मौत के बावजूद किशनगंज, सीमांचल और पूर्वांचल के मजदूर दिल्ली, मुंबई और पंजाब का रुख करते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। अगर वो नहीं गए तो उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे। अभी परेशानी तो बहुत कुछ है, पेट के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बिहार में काज काम कम मिलता है, खेती बाड़ी है ही नहीं, क्या करेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। कांग्रेस ने बिहार में सनती कारखानों और कामकाज के ज़राए और मौक़े का ना होना इसकी अहम वजह बताई है। कांग्रेस का कहना है कि गांव में ज़राअत और उससे जुड़े मामले में बतदरीज नुकसान होता आ रहा है, जिसकी वजह से कमाने के लिए बड़ी तादाद में लोग बाहर जाते हैं। तो सीमांचल से सर्वाधिक पलायन होता है और इसकी गवाही सीमांचल के विभिन्न स्टेशनों से लंबी दूरी की खुलने वाली ट्रेनों के शौचालयों में देखिए, भेड़ बकरी की तरह लोग बाहर जाने को विवश हैं। ग्रामीण आवास योजना में जरूरतमंद मुस्तहिकीन को सरकारी मुलाजिमीन तरह तरह से परेशान करते हैं। जरूरी कागजात और लिस्ट में नाम होने के बावजूद फायदा नहीं मिल पाने की शिकायत तो की जाती है, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। मनरेगा योजना जब चालू हुई थी 2005 में, तो एक उम्मीद जगी थी कि सीमांचल और कटिहार क्षेत्र से मजदूरों का पलायन रुकेगा, लेकिन उसी समय से योजना के क्रियान्वयन को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से आज भी बड़े पैमाने पर सीमांचल व कटिहार के लोग मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित देश के बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। मनरेगा का इशू अभी सभी जिलों में है, कटिहार में भी है कि लगभग 1 साल से अधिक अवधि होने के बावजूद मटेरियल एस्पेक्ट जो है पेमेंट का, वह रिलीज नहीं हुआ है विभाग द्वारा, और जो मानव दिवस सृजन का पैसा होता है मैंडेज का, वह कंपोनेंट हम लोग पे कर सकते हैं। ऐसे बच्चे मजदूर माँ की कमर से लगकर बड़े होते हैं, किसानों के साथ खेत में जवां होते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की बुनियाद हैं। मजदूर और किसान हैं, 2 वक्त के लिए रोजी रोटी कमाना इनकी मजबूरी है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर इस तरह के हादसात कब तक होते रहेंगे? जरूरत है दिल्ली जैसे हादसों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की और इन मजदूरों के माश के बेहतर और कारगर निजाम की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज हो रहे हैं। मुल्क के शुमाल मगरबी रियासतों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। आसाम में एहतजाज के बाद इंतजामिया ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। हालांकि कल कर्फ्यू में ढील दी गई थी, आज भी इंतजामिया ने कई इलाकों में सुबह से ही ढील देने का फैसला किया है। आसाम के डिब्रूगढ़ में 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। डिब्रूगढ़ के डिप्टी कमिश्नर पलवू गोपाल झा ने इस बात की इतला दी। वहीं गुवाहाटी में भी इंतजामिया ने 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ढील देने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। सड़क और रेलवे लाइन रोककर एहतजाज दर्ज कराया जा रहा है। मुर्शिदाबाद, शुमाली 24 परगना में तशद्दुद के वाक़यात हुए। जिला हावड़ा में रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा नजर आतिश कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कुछ देही इलाकों में भी तशद्दुद हुआ है।
मुहाफिज एहलकारों के साथ मारपीट की गई है। वज़ीर आला ममता बनर्जी की एहतजाजी मुजाहिरीन से अपील है कि जमहूरी तरीके से एहतजाज करने पर गौर करें और अवामी इब्लाग को नुकसान न पहुँचाएं। उन्होंने सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया है। इसके अलावा भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात कर दी गई हैं। श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि श्रीलंका में मुकीम तमिलों को भी हिंदुस्तान की शहरियत मिलनी चाहिए। इन्होंने शुमाल मशरकी रियासतों के लोगों से अपील की है कि पुरअमन तरीके से इंतजामिया के सामने अपनी बात रखें। हम उन सबको अपील करेंगे, आप जरा शांति से घबराइए मत। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता है डायलॉग के जरिए। आपका क्या कंसर्न है, आप क्या चाहते हैं और कैसे अपनी संस्कृति को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, इसके बारे में आप अपना मंतव्य रखिए। जान मान का माल का नुकसान ना करें। करेक्ट, दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट दे आल्सो शुड गेट द सिटीजनशिप। एनआरसी की मुखालफत में इलाहाबाद में एहतजाज का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले महिला मोर्चा ने एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया। दूसरी जानब समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने एनआरसी के खिलाफ मशल जुलूस निकाला। मशल जुलूस में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के साथ साथ बड़ी तादाद में नौजवानों ने भी शिरकत की। एहतजाज कर रहे ख्वातीन और तलबा ने एनआरसी की मुखालफत की। ये बिल नहीं है, बल्कि ये एक काला अध्याय इन्होंने शुरू किया है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है फिर से टुकड़ों में बटे, 1947 की पुनरावृत्ति हो और सड़कों पर खून बहे। लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे संसार में इसका विरोध हो रहा है। फास्टैग का कानून आज से मुल्क भर में लागू किया जा रहा है। आज से तमाम गाड़ियों के लिए फास्टैग लाजमी है। फास्टैग के जरिए ऑटोमेटिक टोल टैक्स अदा किया जा सकता है। टोल प्लाजा पर ड्राइवरों को गाड़ियां नहीं रोकनी होगी। इससे तेल की बचत होगी, साथ ही आलूदगी में भी कमी वाक़ई होगी। इंडिया का नया स्वैग फास्टैग। जी हां, फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के NH9 पर और आप देख सकते हैं इस टोल प्लाजा पर आप जितने भी टोल देखेंगे, टोल प्लाजा पर फास्टैग की लेन बनी हुई है। हालांकि एक लेन जो है वो कैश लेन छोड़ी गई है। ये तमाम इंडिया के अंदर जितने भी टोल प्लाजा हैं उन पर इसी तरीके से जितने भी टोल प्लाजा बने हुए हैं उन पर फास्टैग की लाइनें बन गई हैं। फास्टैग से आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर आप फास्टैग अपनी गाड़ियों पर, अपने वाहनों पर लगवा लेते हैं तो उससे आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन सूरत हाल हम आपको दिखाते हैं, फास्टैग की लाइनें हैं और यहाँ पर अभी भी लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। वजह है कि फास्टैग हुआ मजबूरी, लेकिन तैयारियां अभी भी नहीं है पूरी। बिल्कुल इसी बात को चरितार्थ करते हुए आप देख सकते हैं, बेशक यहाँ फास्टैग का लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, लेकिन बावजूद उसके कैश यहाँ पर लिया जा रहा है टोल इनसे। ऐसे में जो लोग हैं जिन्हें फास्टैग बताया गया था कि 15 दिसंबर तक आपको लगवा लेना है अपने गाड़ियों पर, अपने वाहनों पर, ताकि आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना होना पड़े, साथ ही किसी तरह की असुविधा आपको ना हो। तो आखिरकार क्या है फास्टैग की ज़मीनी हकीकत, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम फिलहाल खड़ी है NH9 के टोल प्लाजा पर, लखुआ पर, और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 15 दिसंबर कहा गया था कि फास्टैग की आखिरी डेट है। ऐसे में आपको लगता है कि तैयारियाँ पूरी कर ली गई? क्योंकि एकदम से कह तो दिया जाता है, लेकिन तैयारी क्या आपको लगता है पूरी की गई है? एकदम से तो तैयारी नहीं होती, पर आदेश तो हो ही जाता है। जी बिल्कुल। तो इसका सीधा सीधा खामियाजा आपको नहीं लगता आम जनता को भुगतना पड़ता है? हाँ, जनता पर तो एकदम से लोड पड़ेगा ही, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि फास्टैग की लाइन में है, लेकिन बावजूद उसके आपको लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, सामने कैश भी लिया जा रहा है। हाँ, ये पूरी तरीके से लागू करेंगे तो आधी गाड़ियाँ तो वैसे भी खड़ी हो जाएंगी, हर एक तो लगा नहीं रहा। देख रहा हूँ आपके हाथ में पैसे हैं, इट मींस फास्टैग की लाइन में फास्टैग भी लगा हुआ है, बैलेंस नहीं है, मेरा बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। देखिए, जो साफ तौर पे यहाँ जो लोग हैं उनका यही कहना है कि तैयारियां पूरी नहीं है, खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। जैसा हमने आपको भी दिखाया कि फास्टैग ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ अभी भी कैश पेमेंट जो है वो ली जा रही है। जो लोग बाग हैं वो लाइनों में खड़े हुए हैं। जो टोल कर्मचारी हैं उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर टोल लिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, 15 दिसंबर बताया गया था फास्टैग के लिए आखिरी दिन, ऐसे में आपको लगता है तैयारियाँ पूरी हैं एकदम?
तैयारियां गवर्नमेंट को इसके लिए करनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर इनिशिएट नहीं लिया जाएगा तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी टोल में देते हुए। बिल्कुल, तो तैयारियां अभी तो मैं अभी खुद की गाड़ी के लिए भी अप्लाई नहीं जा पाया हूँ उसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मैं जाऊँगा तो फिर मैं देखता हूँ उसके बाद क्या होता है। बट तैयारियां होनी चाहिए। या वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि अब गवर्नमेंट पूरी तैयारियां करके ही ये काम करेगी। वहीं टोल कर्मी मेरे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आया था आदेश कि 15 दिसंबर से फास्टैग चालू कर दिया जाएगा, और अगर फास्टैग वाली लाइन में कोई घुस जाता है तो उससे दोगुना टोल वसूला जाएगा। तो ऐसे में आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि लोग बाग आते हैं वो लड़ते होंगे। सर जी, अब से पहली पर्ची हमने पहली पर्ची काटी, मुझे मालूम नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं। अच्छा। अभी 125 की पर्ची काटी तो 125 ही पे लिए हम लोग सर। अच्छा, जबकि पर्ची 250 की हमें बाद में बता रहे हैं आके लोग। अच्छा, लोग बाद में आके बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं लोग। अच्छा, जिन लोगों से आप डबल ले रहे हैं तो वो लड़ भी रहे होंगे आपसे? हाँ जी, बोलेंगे तो बोलने वाली बात तो है जी। हाँ। तो ऐसे में क्या उसके लिए क्या आपने एहतियात के तौर पे किए हुए इंतजाम? ऑफिसर लगे हुए, सब अफसर लगे हुए, सारे अफसर लगे हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, देर रात 12 बजे से ही ये चालू हो गया था? हाँ जी, रात 12 बजे चालू हो गया। अच्छा। नियम तो लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले पूर्णतः तैयारियां नहीं की जाती हैं। ज़रूरत है पूरी तैयारियां करने की और लोगों को इस तरफ जागरूक करने की, ताकि उन लोगों को इस बारे में पता चल सके कि आखिरकार फास्टैग है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। अगर ऐसा नहीं होता है, तैयारियां पूरी नहीं होती हैं, तो उसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ टोल कर्मियों से लड़ भी रहे थे कि उनसे आखिरकार दोगुना टोल क्यों वसूला जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। दिल्ली एनसीआर समेत गुजरात, मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में अमूल दूध आज से महंगा हो गया है। अब आपको 1 लीटर अमूल दूध पर 2 रुपये ज्यादा अदा करने होंगे। अमूल कंपनी का कहना है कि साल जानवरों के चारे में 35% तक का इजाफा हुआ है, महंगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। इससे पहले मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमत 3 रुपये फी लीटर बढ़ा दी थी। बहुत ही एक आम जनता के साथ धोखा है, क्योंकि दूध के दाम बढ़ाना ये हमारी नैतिक आवश्यकता है, रोज ज़रूरतमंद आवश्यकता है, और इसके लिए इस प्रकार से 3 रुपये एकदम से बढ़ाना बिल्कुल नाजायज़ है। और मैं इसकी निंदा करता हूं कि 3 रुपये का दाम जो बढ़ाया है, इसको दिल्ली सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। तो नेचुरल ऐसे बजट पे इफेक्ट पड़ेगा और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है। प्याज के दाम आज आम आदमी के उससे प्याज गायब हो गया है रसोई से। आम आदमी के आज तो जो हायर क्लास आदमियों को भी प्याज नहीं खा रहा है कि 200 रुपये किलो प्याज हो गया है। दूध के रेट बढ़ गए, हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट मेरे को लगता है फ्लॉप साबित हो रही है। अगर मोदी जी इस पर नई एक्शन लेते तो जनता बहुत जल्द मोदी जी को बदल देगी, और बदलना भी मेरे को लगता है अब चाहिए, क्योंकि इस राज्य में महंगाई इतनी बढ़ गई है, चरम सीमा पे हो गई है, जिसका आम जनता पे भारी बोझ पड़ रहा है और आम जनता इस टाइम त्राही हो रही है। दूध का रेट बढ़ने से पॉकेट को तो असर पड़ेगा ही, बिल्कुल ये मध्यम वर्ग पे असर पड़ेगा। बट अगर ये रेट अगर किसानों के पास चला जाता है, ना कि किसी मिडलमैन के पास रहता है, किसानों की जेब में जाएगा तो हम ये सह लेंगे। बट अगर किसानों के जगह किसी मिडलमैन के जेब में जा रहा है तो ये बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है और इसका कोई स्वागत नहीं किया जा सकता है। बट अगर किसानों के पास लेबनान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। बैरूत में एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई हैं। एहतजाजियों ने एक कैंप पर हमला करने की कोशिश की थी। एहतजाजियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव भी किया। जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए रबर की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। रेड क्रॉस और लेबनानी सिविल डिफेंस ने कहा है कि झड़पों में 46 लोग जख्मी हुए हैं। हिंद वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। ये मैच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में कई तब्दीलियां की गई हैं। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार जख्मी होने की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं। इनकी जगह मयंक अग्रवाल और शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह मिली है। शिखर की टीम में न होने का मतलब यह है कि KL राहुल रोहित के साथ ओपनिंग करने मैदान में उतर सकते हैं। वहीं दीपक के लिए भी ये सीरीज काफ़ी अहम है कि वो टीम में अपनी जगह को पक्का करें। गुज़िश्ता 48 घंटों में कई बार बारिश हुई तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पिच काफ़ी स्लो रहेगी। वेस्टइंडीज़ टीम की अगर बात करें तो टीम में कई नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं। अगर ये खिलाड़ी अपने गेम की तरफ ध्यान दें तो अपोजिशन के लिए ये सरदर्द बन सकते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वीर सावरकर पर। यूपी असेंबली सेशन में हंगामे की तैयारी में कांग्रेस। यूपी कांग्रेस कानून साज काउंसिल के लीडर दीपक सिंह का बयान,
सावरकर पर खुले तौर पर होनी चाहिए बातचीत, सबको पता चले कि सावरकर वीर थे या भगौड़े थे। 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है यूपी असेंबली का सेशन। आपको एक बार फिर बता दें, वीर सावरकर पर यूपी असेंबली सेशन में हंगामे की तैयारी में है कांग्रेस। यूपी कांग्रेस कानून साज काउंसिल के लीडर दीपक सिंह का बयान, सावरकर पर खुले तौर पर होनी चाहिए बातचीत, सबको पता चले कि सावरकर वीर थे या भगौड़े थे। 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है यूपी असेंबली का सेशन। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतने, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।